सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं मधुसूदन सिंह राजपूत सहायक प्राध्यापक समाज शास्त्र के पद पर शासकीय इंदिरा गांधी महाविद्यालय पंडरिया, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ में पदस्थ हूँ। आज हम सहसंबंध विषय पर अध्ययन करेंगे। यह एमए समाजशास्त्र के द्वितीय सेमेस्टर के पेपर क्वांटिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स इन सोशियोलॉजी के इकाई 4 में है। सहसंबंध के अंतर्गत आज हम सहसंबंध की परिभाषा, सहसंबंध के प्रकार, सहसंबंध की मात्रा और उसके महत्व पर चर्चा करेंगे। सहसंबंध की परिभाषा पर ध्यान देने के पूर्व हम दो चर को देखते हैं। एक चर x है और दूसरा चर y है। तो x का मूल्य 20, 30, 40, 50, 60, 80 है और y का 80, 100, 120, 140, 160, 200 है। तो x का मान 20 है तो y का मान 80, x का मान 30 है तो y का मान 100 है, x का मान 40 है तो y का मान 120 है, x का मान 50 है तो y का मान 140 है। अर्थात x के मान के मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो y के भी मूल्य में वृद्धि हो रहा है। सभी दूसरे उदाहरण को देखते हैं। x का मूल्य 70 है तो y का मूल्य 20 है। x का मूल्य 60 है, मतलब कम हो रहा है x का मूल्य, तो y का मूल्य बढ़ रहा है, 20 से 30 हो गया। x का मूल्य 60 से 50 हो गया, कम हो गया, तो y का मूल्य 30 से 40 हो गया, बढ़ गया है। तो इन दोनों में एक प्रकार का सहसंबंध है। अब हम इस उदाहरण के द्वारा सहसंबंध को परिभाषित करना चाहें तब यह कह सकते हैं कि जब दो चर मूल्यों में इस प्रकार का संबंध हो कि एक में कमी या वृद्धि होने पर दूसरे में भी उसी दिशा में या विपरीत दिशा में परिवर्तन हो, तो वह सहसंबंध है। जैसे इसमें एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है, x में वृद्धि हो रहा है तो y में भी वृद्धि हो रहा है, और इसमें विपरीत दिशा में परिवर्तन हो रहा है, एक में कमी हो रहा है तो दूसरे में वृद्धि हो रहा है। इस प्रकार इनके बीच एक प्रकार का सहसंबंध है। एक उदाहरण और देखते हैं। इसमें x का मान 80 है तो y का मान 30 है। x का मान 80 से 100 हो गया तो y का मान 30 से 60 हो गया, अर्थात दोनों में वृद्धि हो गया। फिर x का मान 100 से 120 हो गया और y के मान में 60 से 40 कमी हो गया। x का मान 120 से 140 हो गया तो y का मान 40 से 20 हो गया और कमी हो गया। तो x का मान 150 हुआ तो y का मान 100 हो गया, 20 से बहुत ज्यादा वृद्धि हो गया। तो इस उदाहरण में यह स्पष्ट है कि x का मान हमेशा बढ़ रहा है, लेकिन y का मान में कभी वृद्धि हो जा रहा है, कभी कमी हो जा रहा है, फिर वृद्धि हो जा रहा है, फिर कमी हो जा रहा है। तो इससे यह स्पष्ट है कि x के मान के घटने या बढ़ने से y के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का संबंध सहसंबंध नहीं है। तो इससे स्पष्ट है कि दो चर मूल्यों में इस प्रकार का संबंध हो कि एक में कमी या वृद्धि होने पर दूसरे में भी उसी दिशा में या विपरीत दिशा में परिवर्तन हो, तो वह सहसंबंध कहलाता है। जैसे आयु और लंबाई, व्यक्ति की आयु, बच्चे की आयु जैसे जैसे बढ़ती है उसकी लंबाई भी बढ़ती है, तो दोनों के बीच एक सहसंबंध है। और आयु और वजन, जैसे जैसे आयु बढ़ता है बच्चे का, उसका वजन भी बढ़ता है, तो दोनों के बीच एक सहसंबंध है। अब सहसंबंध के प्रकार पर चर्चा करेंगे। सहसंबंध के प्रकार में पहला धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध। तो धनात्मक सहसंबंध वह है जब दो चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन हो, अर्थात एक चर में वृद्धि होने से दूसरे चर के मूल्यों में भी वृद्धि होती है तथा एक चर के मूल्यों में कमी होने से दूसरे चर के भी मूल्यों में कमी होती है। जैसे यहाँ x चर में वृद्धि हो रहा है 90, 95, 105 और y चर में भी वृद्धि हो रहा है 12, 13, 18, अर्थात x का मान 90 है तो y का 12, x का मान 95 हुआ तो y का 13, x का मान 105 हुआ तो y का 18। इससे स्पष्ट है कि x में वृद्धि हो रहा है तो y में भी वृद्धि हो रहा है, तो इसमें धनात्मक सहसंबंध है।
दूसरे उदाहरण में देखते हैं कि x के मान 28 है तो y का मान 100 है। x का मान 25 है तो y का मान 90 है। x का मान 19 है तो y का मान 72 है। अर्थात x के मान में कमी हो रहा है। 28, 25, 19, 12, 10, 8, 5 तो y के भी मान में कमी हो रहा है। 100, 90, 72, 56, 31 अर्थात x के मान में कमी होने से y के भी मान में कमी हो रहा है। तो इसमें भी धनात्मक सहसंबंध है, क्योंकि दोनों चरों के मूल्यों में कमी हो रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि दो चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन हो तो वह धनात्मक सहसंबंध है। जैसे मांग और कीमत। वस्तु की मांग बढ़ने से उसकी कीमत भी बढ़ जाती है और वस्तु की मांग कम होने से उसकी कीमत भी कम हो जाती है। इस प्रकार मांग और कीमत में धनात्मक सहसंबंध है। दूसरा, इसी के अंतर्गत दूसरा में ऋणात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक सहसंबंध में जब दो चरों के मूल्यों में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है, अर्थात एक चर में वृद्धि होता है तो दूसरे चर में कमी होता है, और एक चर में कमी होता है तब दूसरे चर में वृद्धि होता है। जैसे एक चर में वृद्धि हो रहा है 50, फिर 63, फिर 72, फिर 81, फिर 90 तो y में कमी हो रहा है 16, फिर 13, फिर 12, फिर 10, फिर 9। इस प्रकार जब x का मान 50 है तो y का मान 16 आ गया। x का मान बढ़ के 63 हुआ तो y का मान घट के 13 हो गया। x का मान बढ़ के 72 हुआ तो y का मान घट के 12 हो गया। तो इस प्रकार एक में वृद्धि हो रहा है, एक में कमी हो रहा है, तो यह ऋणात्मक सहसंबंध है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण पर ध्यान देते हैं। x चर में कमी हो रहा है, जैसे 120 है, 105, 95 और y चर में वृद्धि हो रहा है 12, 18, 19 तो x का मान 120 है तो y का मान 12 है। x का मान 105 है तो y का मान 18 है। x का मान 95 तो y का मान 19 है। अर्थात x के मूल्य में जैसे जैसे कमी हो रहा है y के मूल्य में वैसे वैसे वृद्धि हो रहा है। तो विपरीत दोनों चरों में विपरीत दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो यह ऋणात्मक सहसंबंध है। उदाहरण के लिए वस्तु की आपूर्ति और उसकी कीमत। यदि बाजार में वस्तु की आपूर्ति अधिक है तो उसकी कीमत घट जाती है, और यदि वस्तु की आपूर्ति कम है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो यह ऋणात्मक सहसंबंध का उदाहरण है। सहसंबंध का दूसरा प्रकार रेखी तथा वक्र रेखी सहसंबंध है। रेखी सहसंबंध, यदि दो चरों में परिवर्तन का अनुपात स्थायी होता है तो उनका सहसंबंध रेखी कहलाता है। जैसे x और y में x का मान 100 है और y का मान 20 है। फिर x का मान 110 हो गया अर्थात 10% की वृद्धि हुआ, तो y के मान में भी 20 से 22 अर्थात 10% की वृद्धि हो गया। x का मान 145 हो गया, 110 से 145 31.81% की वृद्धि हुआ, तो इसके मान 22 से 29 हो गए। इसके भी मान में 31.81% की वृद्धि हुआ। फिर 145 से 215 हो गया, x का मान 48.27% की वृद्धि हुआ, तो इसके भी मान 29 से 43 हो गया, 48.27% की वृद्धि। इसमें 260 20.93 की वृद्धि हुआ, तो इसमें 52 20.93% की वृद्धि हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों चर के मूल्यों में जो परिवर्तन का अनुपात स्थायी है, 1:1। जितना अनुपात से x के चर में परिवर्तन हो रहा है उसी अनुपात से y के भी चर में परिवर्तन हो रहा है। दूसरे उदाहरण में देखते हैं, यदि x का मान a b c d e है और y का मान p q r s t है। यदि x चर के मूल्य में 10% का परिवर्तन हो रहा है और y चर के मूल्य में 20% का परिवर्तन हो रहा है। यदि x चर के मूल्य में यहाँ c के में 30% का परिवर्तन हो रहा है, यहाँ 60% का परिवर्तन हो रहा है, यहाँ 20% का परिवर्तन हो रहा है d में, तो s के मान में 40% का परिवर्तन हो रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि
दोनों चरों के बीच परिवर्तन का अनुपात 1:2 है, तो यह रेखीय सहसंबंध है। यदि रेखीय सहसंबंध वाले चर मूल्यों को ग्राफ में दर्शाया जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, इसलिए इसे रेखीय सहसंबंध कहा जाता है। दूसरा, वक्र रेखीय सहसंबंध। वक्र रेखीय सहसंबंध में यदि दो चर मूल्यों के परिवर्तनों का अनुपात अस्थिर या परिवर्तनशील होता है तो उनका सहसंबंध वक्र रेखीय कहलाता है। अर्थात दो चरों में परिवर्तन का अनुपात स्थिर नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है। जैसे x का मान 100 है और y का मान 20 है, फिर x का मान 110 हो गया, अर्थात 10% की परिवर्तन हो गया। तो y का मान 22 हो गया, इसमें भी 10% की परिवर्तन होगा, 1:1। फिर 1:1 में परिवर्तन, फिर इसमें 121 हुआ, 110 से 121 तो 10% परिवर्तन हुआ, तो इसमें 33 हो गया, 50% परिवर्तन हो गया। इसमें 180 हुआ, 48.76 परिवर्तन हुआ, इसमें 45 हो गया, 36.36 का परिवर्तन हुआ। इसमें 198 हुआ, 10% का परिवर्तन हुआ, इसमें 66 हुआ, 33.33% का परिवर्तन। तो स्पष्ट है कि दोनों चर मूल्यों में परिवर्तन का अनुपात स्थायी नहीं है। जैसे इसमें दूसरे उदाहरण को देखा जाए तो x का जो मूल्य है वो 10 सभी में 10% है, जबकि y का मूल्य 10%, 20%, 30%, 40% से बढ़ रहा है। तो स्पष्ट है कि x और y दोनों चर मूल्यों में परिवर्तन का अनुपात स्थायी नहीं है। तो इसको वक्र रेखीय सहसंबंध कहा जाता है, क्योंकि इन चर मूल्यों को ग्राफ में दर्शाने पर एक वक्र रेखा बनती है। अब सहसंबंध की मात्रा पर ध्यान देते हैं। सहसंबंध गुणांक का मान +1 से -1 तक होता है, अर्थात +1 और -1 हो सकता है या फिर +1 और -1 के बीच में हो सकता है। तो यदि सहसंबंध गुणांक का मान (1) है तो यह सहसंबंध पूर्ण धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। यदि सहसंबंध गुणांक का मान (0.75 और (1) के मध्य में है तब यह उच्च धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। यदि सहसंबंध गुणांक का मान (0.25 और (0.75 के मध्य है तब यह मध्यम धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। और यदि सहसंबंध गुणांक का मान 0 और (0.25 के मध्य है तब यह निम्न धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। और यदि सहसंबंध 0 है तब सहसंबंध गुणांक का मान 0 है तब दोनों चरों के मध्य सहसंबंध अनुपस्थित है, अर्थात कोई भी सहसंबंध नहीं है। इसी प्रकार (1) है सहसंबंध गुणांक का मान, तब यह पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है। यदि ऋण 0.75 और (1) के बीच है तब यह उच्च ऋणात्मक सहसंबंध है। यदि सहसंबंध गुणांक का मान ऋण 0.25 और ऋण 0.75 के बीच है तब यह मध्यम ऋणात्मक सहसंबंध है। यदि सहसंबंध गुणांक का मान 0 और ऋण 0.25 के बीच है तब यह निम्न ऋणात्मक सहसंबंध है। यदि सहसंबंध गुणांक 0 है तब दोनों चरों के बीच कोई भी सहसंबंध नहीं है। अब सहसंबंध के महत्व पर विचार करते हैं। समाजशास्त्र विज्ञान विषय के अंतर्गत आता है तथा विज्ञान का मूल आधार कार्य कारण संबंध है। सहसंबंध में कार्य कारण संबंध का अध्ययन किया जाता है, अर्थात किसी एक चर में परिवर्तन करने पर दूसरे चर में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके आधार पर किसी एक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन से दूसरे क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन की भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे यदि विघटित परिवार की संख्या तथा विघटित परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले अपराध की संख्या का तुलनात्मक अध्ययन। एक चर विघटित परिवार की संख्या है और दूसरा चर विघटित परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले अपराध की संख्या है।
यदि विघटित परिवार की संख्या अधिक है और उनके सदस्यों द्वारा किए जाने वाले अपराध की संख्या भी बढ़ रहा है उसी अनुपात में, तब इससे स्पष्ट इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बढ़ते हुए विघटित परिवार में सदस्यों द्वारा अपराध में बढ़ने के लिए विघटित परिवार जिम्मेदार है। अर्थात विघटित परिवार की संख्या अगर कम हो रहा है और उन अपराध की संख्या में भी कम हो रहा है, तब इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपराध को रोकने के लिए पहले परिवार के विघटन को रोकना आवश्यक है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण में आत्मनिर्भर महिलाओं की संख्या एक चर है और दूसरा चर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की संख्या। यदि आत्मनिर्भर महिलाओं की संख्या बढ़ रहा है तो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की संख्या के चर में क्या प्रभाव पड़ रहा है। यदि आत्मनिर्भर महिलाओं की संख्या बढ़ रहा है और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की संख्या कम हो रहा है, तब इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए महिलाओं में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। तो इस प्रकार दो चरों का तुलनात्मक अध्ययन कर निष्कर्ष निकालने के लिए सहसंबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सहसंबंध की परिभाषा, उसके प्रकार, सहसंबंध की मात्रा और सहसंबंध के महत्व को समझ गए होंगे। अब सहसंबंध निकालने की विधि के लिए हम इसके दूसरे पार्ट का वीडियो का अवलोकन करेंगे। धन्यवाद।